तो हेलो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना या इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हमने अभी तक पढ़ लिया था। इसमें भूगर्भ की जानकारी के साधन देख लिए थे हमने, उसके प्रत्यक्ष स्रोत देख लिए थे और अप्रत्यक्ष स्रोत हम देख रहे थे, जिसमें कि हमने भूकंप वाला अपना टॉपिक जो है वो आधा देख लिया था। उसमें हमने भूकंप के बारे में देखा था कि वो कैसे निकलता है, कहाँ से निकलता है, लेकिन जो है हमने उसकी तरंगों के बारे में अभी तक डिस्कशन नहीं किया था। तो हम अब इस लेक्चर में वहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भूकंपीय तरंगे। इस लेक्चर में हम भूकंपीय तरंगे के साथ साथ उनका जो संचरण है और उनका जो छाया क्षेत्र है उस सब के बारे में जानकारी लेंगे। और तो सबसे पहले भूकंपीय तरंगे। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल में ही आते हैं। तो स्थलमंडल क्या होता है? तो मान लीजिए कि ये जो है पृथ्वी है, ऐसा हम मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है और हम इसके जो ज़मीन है यहाँ से नीचे की तरफ को जाते हुए नीचे जाते हैं और रेडियस तक पहुँचते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर है। तो मान लीजिए कि ये हमने एक खड्डा किया है नीचे तक और ये क्या है, जो एंड है ये इसका रेडियस है। तो यहाँ पे हमें मिलता है क्रस्ट, यहाँ पे मेंटल और ये नीचे कोर। तो ये हो गया आपका क्रस्ट, मेंटल, कोर, जिसे कि भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड भी कहा जाता है। तो ये जो क्रस्ट वाला एरिया है इसकी जो डिस्टेंस है वो है 34 किलोमीटर। और जो हमारा स्थलमंडल जिसे कहते हैं वो ऐसी परत है जिसके ऊपर हम रहते हैं, जो ठोस परत है, वो है कितनी, 100 किलोमीटर। मतलब उसमें क्या आया, क्रस्ट भी आया और कुछ पार्ट मेंटल का आया और वो सॉलिड होती है। इतना आपको अभी तक याद रखना है कि लिथोस्फीयर क्या होता है, स्थलमंडल जिसे कहते हैं वो सॉलिड होता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं अब इसको। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल में ही आते हैं, तो वहीं पे आएंगे जहाँ पे हम रहते हैं। इस अध्याय में आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। जो मैंने आपको बताया उसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। अब इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थलमंडल पृथ्वी के धरातल के 200 किलोमीटर, यहाँ पर 200 लिखा गया है, कहीं जगह पे 100 लिखा जाता है। तो ये मैं बाद में आपको बता दूंगा कि आपने कितना मेंशन करना है इसको। 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की गहराई वाले होते हैं। तो भूकंप मापी यंत्र जिसे कि सिस्मोग्राफ कहते हैं, वह सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों का अभिलेखित करता है। इसमें पी वेव दिखाई दी गई है, एस वेव दिखाई दी गई है और धरातलीय वेव दिखाई दी गई है, जिसे कि हम सरफेस वेव या फिर एल वेव कहते हैं। यह वक्र 3 अलग अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती है। एक होती है बॉडी वेव्स और दूसरी होती है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स में आती है आपकी एस पी एंड सरफेस वेव में आती है आपकी एल वेव या फिर एस वेव। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा से मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। जो हमारी एस वेव है वो कहाँ से आती है, वो आती है, जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा उद्गम केंद्र, जिसे कि हम फोकस या फिर हाइपोसेंटर कहते हैं। यहाँ से जो भी तरंग निकलेगी उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे भूगर्भिक या फिर बॉडी वेव। और यही बॉडी वेव को फर्दर 2 पार्टों में डिवाइड करके एस वेव एंड पी वेव कहा जाता है। ये जो एस एंड पी वेव है या फिर बॉडी वेव जिसे कहते हैं, ये अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगे एवं धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती है, जिन्हें कि धरातलीय तरंगे कहा जाता है। यहाँ पे मान लीजिए कि पी एंड एस वेव उत्पन्न होती है। तो जब ये यहाँ पे पहुँचती है तो इस केंद्र पे धरातल पे जो है, मान लीजिए पेड़ वगैरह लगे हैं, यहाँ पे एक और वेव का फॉर्म होगा जो कि इस तरह से जाएगी, मतलब सरफेस से जाएगी है। अगर उधर को सरफेस है तो उसके ऊपर से भी जाएगी वो, और उसे क्या कहेंगे हम, धरातलीय, या फिर उसे हम लव वेव या फिर एल वेव भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है।
3 टाइप की तरंगे बताई है मैंने, पहले 2 टाइप की, और फर्दर जब हम डिवाइड करते हैं तो 3 टाइप की हो जाती हैं वो। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती है। किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी कर रहे हैं जो भी हमारी धरातलीय तरंगे हैं या फिर सरफेस जो वेव हैं उनके बारे में। ये कैसे चलती है? ये धरातल के साथ साथ चलती है। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन और आवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। अब क्या कहा गया है, जैसे कि मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बताया था कि ये जो है डेंसिटी जो है ये पृथ्वी की जैसे कि बढ़ती है। ये तो मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी जो है वो नीचे जाके बढ़ती है, लेकिन जो ये डेंसिटी है ना, इस पे भी क्या होता है, फैक्टर करती है हमारी जो भी तरंगे होती है। मान लीजिए कि आपके पास 2 सरफेस है। लेट अस अज्यूम कि आपके पास ये है आपकी पृथ्वी, और यहाँ पे मान लीजिए कि सॉलिड है, और यहाँ पे मान लीजिए कि थोड़ा सा लिक्विड है। यहाँ पे लिक्विड है और ये सॉलिड हो गया और ये लिक्विड हो गया ये वाला। और मान लीजिए कि यहाँ से वेव चल रही है, तो यहाँ आएगी ये, इसकी जो स्पीड है इसके आगे जो आएगी स्पीड भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी थोड़ी बहुत इसकी चेंज होगी वे। अब आगे तो हम ऐसा भी देखेंगे कि कई वेव ऐसी होती है वो पानी में चलती भी नहीं है, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं इसके थ्रू। और अगर हम देखें तो सॉलिड जो है तो उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा जो है सेम ही सॉलिड होगा। हो सकता है कहीं पे ज़्यादा डेंसर हो, थोड़ा कम डेंसर हो, तो उस अकॉर्डिंग भी क्या होती है इनका जो है स्पीड और डायरेक्शन चेंज होता है। मतलब आप ऐसा याद रखें कि जो जितना घनत्व होगा वहाँ पे स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि घनत्व ज़्यादा स्पीड ज़्यादा। तो चलिए आगे देखते हैं। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन एवं आवर्तन होता है, जिसे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। भूगर्भीय तरंगें भी 2 प्रकार की होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो बॉडी वेव होती है उन्हें पी और एस वेव कहा जाता है। तो क्या होता है कि पी तरंगें जो होती है उनकी स्पीड फास्ट होती है और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं तथा इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। अब इसके पीछे कोई लॉजिक वगैरह नहीं रखना है, इसका बस नाम दिया गया है ऐसा पी वेव। और ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है कि स्पीड क्या होगी, पी की स्पीड ज़्यादा है। जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो सरफेस पे सबसे ज़्यादा पहुंचेगा, सबसे पहले पहुंचेगा, और इसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक तरंगे या फिर प्राइमरी तरंगे कहा जाता है। पी से आपने याद रख लेना है ऐसा। तो पी तरंगे की ध्वनि तरंगों जैसी होती है। जो भी हमारी साउंड वेव हैं वो भी क्या होती है, वो भी फास्ट ही होती है। तो ये उनकी तरह होती है, साउंड वेव की तरह होती है। ये गैस, तरल और ठोस तीनों में गुजरती है। पी वेव की एक और प्रॉपर्टी ऐसी है कि ये गैस, लिक्विड एंड सॉलिड तीनों में जाती है। और दूसरी तरफ एस तरंगे जो है वो धरातल में पहुंचने के लिए कुछ समय लेती है। मतलब ये क्या होती है, एस तरंगे पी के बाद पहुंचती है। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस में ही जाती है। अब मान लीजिए कि दो तरंगे हैं आपकी। लेट अस अस्यूम ये 2 हमने सरफेस ले लिया। यहाँ पे क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पे भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो पी वेव है ये क्या करेगी, ऐसे जाएगी ये, और यहाँ पे ये थोड़ी सी डायरेक्शन अपनी चेंज करेगी लिक्विड में, लेकिन जाएगी, और स्पीड भी चेंज होगी। और गैस में भी थोड़ी डायरेक्शन वगैरह ये चेंज कर सकती है, कहीं भी इधर भी जा सकती है। मतलब डायरेक्शन चेंज करेगी लेकिन जाएगी। क्या है ये बात, सीधी बात है, डेंसिटी के कारण ये डायरेक्शन एंड अपनी वेलोसिटी चेंज करती है। लेकिन एस वेव के बारे में ऐसा ही, ये मान लीजिए एस वेव है, ये क्या है, एस वेव जो है वो जाएगी ही नहीं, यहाँ से नीचे वो जाएगी नहीं, यहीं पे वो समाप्त हो जाएगी सॉलिड में ही। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बात आपने याद रखनी है, आपको इस बात को कहीं पे लिख लीजिए। एस तरंगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये, इसी विशेषता के कारण भूगर्भीय संरचना समझने में मदद हुई है। परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौटती है। जो रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण वापस आती है, जबकि रिफ्रैक्शन है उससे जो है
वो किसी डायरेक्शन में चली जाती है। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है। ये तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती है, इनसे शैल विस्थापित होते हैं और इमारतें गिर जाती है। अब लिखा है कि जो भी धरातलीय है वो क्या है, वो ज़्यादा क्या होगी, विनाशकारी होगी। अब क्या बात है कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और नीचे से आ रही है वेव। अब नीचे से कौन सी आती है, एस एंड पी। अब ऊपर पहुंच गई तो कौन सी बनी, एल या फिर धरातलीय स्पेस वेव। तो घर मकान कहाँ पे है, ऊपर है, तो डिस्ट्रक्शन कहाँ का होगा, ज़्यादा इसी का होगा ना। तो ये क्या होती है, ज़्यादा विनाशकारी होती है और सेल विस्थापित होते हैं। अब यहाँ पे यार ज़्यादा वो है, डेंसिटी भी यहाँ पे कम है, मतलब यहाँ नीचे तो वैसा है ना कि दबा हुआ है, सब कुछ सामान एक साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या ही डिस्ट्रक्शन होगा। लेकिन ऊपर जगह मिल जाती है और सरफेस वेव जो है ये ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है और इमारतें भी गिर जाती है। तो ये हमने रखना था याद। तो आज का चैप्टर क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। आगे हम बाद में पढ़ेंगे इसके बाद।